बच्चों नमस्कार। आइए क्वेश्चन जो पेपर नंबर 14 है उसका डिटेल सोल्यूशन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं एक बार। पहला है, सेंटेंस में नोट करना है, एज गुड एज अ बैंकर इज कंसर्न द लॉ रिलेटिंग टू इंडिमिटीज का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। बच्चों एक ये फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है एज, जहां तक एज फॉर एज कंसर्न का मतलब होता है एज गुड एज है, तो ये किसका क्या हो जाएगा, एज फॉर एज कंसर्न, जहां तक सवाल है, जहां तक संबंध है, इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब एज फॉर एज कंसर्न का जो मतलब होता है वो जहां तक सवाल है या संबंध है, ओपिनियन के सेंस में होता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एज फॉर एज हो जाएगा। एज मच एज नहीं होता है, एज सुन एज नहीं, एक एक ये कॉम्बिनेशन होता है, ये जो है एक फ्रेज होता है, एज फॉर एज अ बैंकर इज कंसर्न। अगला देखिए, पहला है, दूसरा है बच्चों, select the option that will improve the underlined part of the given sentence. The Indian Air Force has played a vital role in the nation's defense and vital का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। किस चीज में प्ले किया है, किस चीज में, नेशंस डिफेंस एंड आवर ग्लोरियस हिस्ट्री इज रिप्लीट ऑफ न्यूमरस काउंट्स। इसको सही करके बताना है, इंप्रूवमेंट करके। वेल्योर्स का मतलब होता है योद्धा। तो रिप्लीट जो होता है बच्चों, रिप्लीट का मतलब होता है भरा हुआ, किसी चीज से भरा हुआ के लिए रिप्लीट विथ लेता है, ऑफ नहीं विथ। इसका मतलब होता है भरा हुआ, भरा हुआ। अगला देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये है एक्टिव पैसिव का। द टीचर पनिश द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। पनिश द बॉयज, इसका मतलब ये सेकेंड फॉर्म हो गया, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में वॉच पर चाहिए, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क हैड बीन, जबरदस्ती ये चेंज कर रहा है, हैड बीन पनिश्ड कर रहा है बच्चों, तो ये हमें वॉज वर चाहिए यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। द बॉयज वर पनिश्ड बाय टीचर हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। बी, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पनिश्ड बाय द टीचर, और द बॉय हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर बीइंग पनिश्ड। तो ये भी गलत हो गया बच्चों, बीइंग नहीं होगा, वॉज वर चाहिए। पनिश के लिए वॉज वर चाहिए, तो दो ऑप्शन होंगे, द बॉयज वर पनिश्ड बाय देयर टीचर हु हैड नॉट डन। देखिए जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो इंसिडेंट के पास होना चाहिए, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर, तो इसके करीब में है, ये पास में है, तो ये सही हो जाएगा आंसर, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पनिश्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है बच्चों, द प्रिंसिपल एक्टिव से पैसिव, द प्रिंसिपल प्रॉमिस द बॉयज अ हॉलीडे। प्रॉमिस यहाँ फिर सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल वॉज वर चाहिए, टेंस चेंज हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डायरेक्ट एक्टिव पैसिव में टेंस कभी नहीं चेंज होता। अगला देखिए, फिफ्थ नंबर है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, चेंज द डायरेक्ट। लेट नो स्टूडेंट बी इशूड अ बुक टिल नेक्स्ट वीक। तो लाइब्रेरियन ने कहा कि लेट नो स्टूडेंट बी, ये जो है लेट जो होता है बच्चों, ये आपको जो है लेट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो ये कह रहा है कि लेट नो स्टूडेंट बी इशूड अ बुक टिल नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक को फॉलोइंग डे में बदलना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वीक हो गया, और यहाँ पर देखिए ये बात फ्यूचर की कर रहा है, तो ये बात फ्यूचर की नहीं होगा, प्लान या शेड्यूल के लिए जो है फिर पास्ट की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉज टू बी इशूड, यानी प्लान या शेड्यूल करना है, वॉज टू बी इशूड हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिक्स है, ये जो है, अब ये देखिए ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। द लॉयर सेड टू द विटनेस, गवाह से कहा, तो सेड टू को अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलना है, टेल द कोर्ट। अब इंपेरेटिव से चालू हो रहा है, तो इसको आगे जो है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, द लॉयर टोल्ड द विटनेस, बताया नहीं, उससे कहा। द लॉयर आस्क्ड द विटनेस टू टेल द कोर्ट व्हाट यू हैव सीन। अब बता रहा है व्हाट यू सा, ये पास्ट सिंपल है, तो यहाँ पर जो है पास्ट परफेक्ट चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। द लॉयर आस्क्ड द विटनेस टू टेल द कोर्ट व्हाट ही हैड सीन ऑन सैटरडे। क्योंकि विटनेस से कह रहा है गवाह है, तो इसके लिए ही हो, कह रहा है ही,
लॉयर आज द विटनेस टू टेल द कोर्ट व्हाट ही, देखने वाला विटनेस है तो यहाँ पर ही हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सी। और चूंकि ये भी अब गलत ही हो गया क्योंकि आई के लेने ही की बातें कर रहा है, ये रहा आंसर सी। विटनेस से कह रहा है तो ही हो जाएगा भी। और कहने वाला कौन है, लॉयर। सेड। तो बच्चों आइए यहाँ पे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, होमोनिम्स है, होमोनिम्स में क्या होगा, द ऑफिसर वॉज इन हिज कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार या आचरण के सेंस में, आचरण के सेंस में होता है बच्चों ये। तो कह रहा है द ऑफिसर वॉज रिवीलिंग, रिवील का मतलब उजागर करना, कुछ भी उजागर ना करने के लिए वो जो है, अबाउट द ऑफिसर वॉज। इमिनेंट का मतलब होता है फेम, इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, ये रहा। तो कह रहा है, और इमिनेंट तो होता है संभावित, तो संभावित तो होगा नहीं, इमिनेंट हिज कंडक्ट नहीं था। कह रहा है कि द ऑफिसर वॉज इमिनेंट इन हिज कंडक्ट रिवीलिंग नथिंग अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, यानी कुछ भी उजागर नहीं करना है तो उसमें वो क्या था, बहुत ही समझदार था। इमिनेंट तो फेमस होता है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये संभावित है, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है समझदार, क्या होता है, समझदार कि, ये रहा डिस्क्रीट। रिवीलिंग अबाउट द इनटू हिज सुपीरियर, सुपीरियर जो उसके जो सीनियर थे उनका इन्वॉल्वमेंट इन सेवरल इन सेवरल इंसिडेंट्स ऑफ ब्राइबरी, यानी घूस, घूस के मामले में जो है वो क्या थे, अलग अलग मामलों में। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग, ये रहा। तो ये समझदार हो गया और ये अलग हो गया। नेक्स्ट देखिए, आठवां, द स्पेशल, ये देखिए, परिषद के सदस्य, यानी परिषद के सदस्य होता है तो काउंसिल मेंबर होता है। तो क्या हो जाएगा, काउंसिल मेंबर डिसाइडेड टू सीक लीगल काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस, सलाह किसी मैटर पे। तो ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सलाह लेने के लिए यहाँ लास्ट में काउंसिल आया हुआ, यहाँ काउंसिल आया हुआ, लेकिन यहाँ शुरू में भी काउंसिल लिखा हुआ, तो ये गलत हो गया। ये परिषद की बात कर रहा है लास्ट में, तो ये रहा मेंबर की बात के लिए क्या हो जाएगा, सी। अगला देखिए, 9 नंबर है, कंटेंस मिस स्पेल्ड, बत पूछ रहा है कौन सा मिसस्पेल्ड है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। द कलर्स ऑफ द चार्ट शुड करस्पॉन्ड। तो बच्चों करस्पॉन्ड की स्पेलिंग तो सही लग रही है, पहला सही है, प्लीज करस्पॉन्ड, तो ये गलत हो गया, डबल आर चाहिए यहाँ पे, डबल आर। तो यही इसमें एरर है बच्चों, बाकी भी देख लेते हैं। टू वर्जन्स डोंट, डोंट करस्पॉन्ड, ये सही है, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, बी, करस्पॉन्ड की स्पेलिंग ये होती है प्रॉपर, तो ये हो जाएगा इसका। यस, आइए नेक्स्ट देखिए, करेक्टली स्पेल्ड बताना है कि कौन सा सही है। मिलेनियर की स्पेलिंग में कौन सा सही है, मिलेनियर में मिलियन, मिलियन तक तो ठीक है, इसमें मिलियन है, इसमें मिलियन है, इसमें मिलियन है, इसमें मिलियन है, लेकिन जब आगे एयर की बात करते हैं तो एयर में जो है ना, AIR और लास्ट में ई भी लगता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्टेगनेंट, स्टेगनेंट का मतलब होता है स्थिर, ये रहा। तो क्या हो जाएगा, मोबाइल। इनर्शिया तो जड़त्व होता है, और इफिशियंस का मतलब होता है जोशीला, उत्साहित, उत्साह। नेक्स्ट देखिए, तो जड़त्व स्टेगनेंट का मतलब स्थिर का क्या हो जाएगा, चलायमान। मोबाइल का मतलब क्या होता है, चलायमान हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों, नेक्स्ट है 12, डेलिकेट, नाजुक। डेलिकेट कई अर्थों में यूज होता है, नाजुक प्लस कोमल होता है, ये रहा, ये रहा। रिफाइंड होता है बच्चों परिष्कृत, सोच समझ करके, परिष्कृत होता है। एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर देखने में, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सक्यूजिट का मतलब होता है खुश के सेंस में, जरा उत्साहित। तो कोर्स हो जाएगा, इसका एंटो क्या हो जाएगा, खुरदुरा। ये कोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, खुरदुरा। रिफाइंड विचार होता है, एलिगेंट देखने में सुंदर या अट्रैक्टिव के सेंस में होता है, नाजुक जैसे बच्चे की स्किन होती है, डेलिकेट के सेंस में, एग्जीक्यूट खुश होता है, और ये इसका एंटो क्या हो जाएगा, कोर्स, खुरदुरा के सेंस में। कोर्स बिहेवियर होता है रूखा व्यवहार। नेक्स्ट देखिए, इलेटेड,
कह रहा है कि इसका एंड अनदर वर्ड यानी इसका सिनोनिम्स बताना है अपने को। इलेटेड का मतलब होता है उत्साहित, अति खुश। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ये बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सटैटिक, खुश हो जाएगा। मिजरेबल का मतलब तो दयनीय होता है। ये रहा। नेक्स्ट देखिए 13 के बाद है 14, डिवॉर। डिवॉर का सिनोनिम्स बताना है, यानी डिवॉर का मतलब होता है निगलना। तो क्या हो जाएगा इसका, कंज्यूम हो जाएगा इसका। डिस्कार्ड का मतलब तो होता है किसी को मना कर देना। अगला देखिए नेक्स्ट, व्हाट डज द इडियम टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी अनाज के भी सॉल्ट होते हैं, मतलब अनाज जो है मतलब सॉल्ट जो अनाज में आता है, इस बात को लेकर किसी को डाउट होना। टू डाउट आर नॉट फुली बिलीव समथिंग, शंका होना, संदेह होना। ये रहा। अगला देखिए, अगला है बच्चों, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी किसी चीज से बाहर निकलने का, यानी खुलासा करना होता है, खुलासा करना। इसका मतलब होता है उजागर करना, उजागर करना है। ये देखिए आइए, तो इसका क्या होगा, टू रिवील अ सीक्रेट, अ सरप्राइज। नेक्स्ट है, चूज अप्रोप्रिएट, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स बताना है कि विलेज इन द कंट्री हैव कंक्रीट रोड्स एंड सो द ट्रांसपोर्टेशन इज क्वाइट टीडियस। टीडियस का मतलब होता है उबाऊ, बोरिंग प्लस टायरिंग। ये रहा। तो क्या होगा कि लिटिल जो जो फ्यू होता है, लिटिल जो है इसके साथ क्या आता है, काउंटेबल। लिटिल के साथ क्या आता है बच्चों, सॉरी, लिटिल के साथ क्या आता है, अनकाउंटेबल आता है। तो यहाँ विलेज जो है काउंटेबल है, तो ये गलत होगा। रोड्स एंड सो द ट्रांसपोर्टेशन इज क्वाइट टीडियस, मतलब अगर कुछ होता तो ये टीडियस क्यों होगा, क्योंकि ना के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, फ्यू। इसके साथ क्या आता है, काउंटेबल। और अ फ्यू का मतलब होता है कुछ। यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों बोरिंग है, क्योंकि एक एक तरफ इधर भी ना के बराबर है तभी तो बोरिंग है। बोरिंग क्यों है, क्योंकि ना के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा, फ्यू विलेज। ना के बराबर, यहाँ तो कुछ होता है, यहाँ कुछ सो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो इधर भी कंक्रीट रोड्स। इधर कह रहा है क्वाइट टीडियस है, क्योंकि इधर कुछ नहीं है तभी कह रहा है, क्योंकि सो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट देखिए 18, नाउअडे रक्तमी स्टडीज क्या करती है, थ्रू विथ फ्रॉम तो से होता है, थ्रू आउट का मतलब होता है कंप्लीट, पूरे दिन। थ्रू आउट द होल डे का मतलब पूरे दिन, थ्रू आउट द ईयर का मतलब होता है पूरे साल। अब इसमें जो है बच्चों, आइए देखते हैं एक बार, ये जो है आपका जो पैसेज का है, द डीप ओशन रिमेन्स वन ऑफ द लीस्ट एक्सप्लोर्ड पार्ट्स। एक्सप्लोर का मतलब होता है पता लगाना। ये रहा। तो क्या हो जाएगा, प्लैनेट्स। पूछ रहा है कि व्हाट इज द टेंस ऑफ द वर्ब रिमेन्स। रिमेन्स आप जानते हो, यस यस लगने से ये क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया। नेक्स्ट देखिए, some deep sea creatures like certain jellies glow in the dark through a chemical reaction in their bodies। दूसरे क्वेश्चन को पूछ के बता रहा है कि इसमें से, उसी में से है, पैसेज में से ही है। पूछ रहा है कि इज द सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। आप जानते हो एक्टिव वॉइस के लिए क्या चाहिए, BT3 चाहिए। अगर पैसिव होगा तो BT3 होगा, BT3 इसमें है नहीं ऑलरेडी, आंसर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी एक्टिव वॉइस होगा। अब देखिए नेक्स्ट 21 है, द वर्ल्ड, द वर्ड बायोलुमिनिसेंट का मतलब क्या होता है, यानी नेचुरली जो लाइट होती है, प्राकृतिक जो प्राकृतिक जो चमक होती है किसी स्पीसीज में, उसको बोलते हैं। ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये रहा।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ड इकोसिस्टम मीन्स, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? यानी अ नेटवर्क ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनवायरनमेंट, यानी जो लिविंग है और नॉन लिविंग थिंग्स जो इन्वायरमेंट के अंदर है उनके नेटवर्क का एक साथ को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। अगला है बच्चों, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? पैसेज का मेन आइडिया पूछ रहा है। आइडिया पूछ रहा है। द ओशन इज इजी टू एक्सप्लोर, नहीं नहीं, क्या हो जाएगा इसका बच्चों? इसका क्या हो जाएगा? डीप सी स्पीसीज आर इंटरेस्टिंग बट अंडर थ्रेट एंड नीड प्रोटेक्शन हो जाएगा इसका। डीप सी स्पीसीज हार्मफुल कैसे होगा? स्पीसीज हार्मफुल कैसे होंगे? डीप सी स्पीसीज आर इंटरेस्टिंग बट अंडर थ्रेट, उनको खतरा है, उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है। आइए नेक्स्ट है बच्चों 24। विच स्टूडेंट स्कोर्ड, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइट्स पार्ट द, विच स्टूडेंट स्कोर्ड द फर्स्ट, यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अंडरलाइन है, अब बताना है कि कौन सा सही होगा। विच स्टूडेंट स्कोर द फर्स्ट, आप जानते हो ये ऑर्डिनल होता है और सुपरलेटिव के साथ नहीं यूज होगा, तो यहाँ पर इसका जो प्रॉपर आंसर क्या होगा? ये तो गलत हो गया। द हाइएस्ट मार्क, द हाइएस्ट फर्स्ट मार्क, अगर फर्स्ट होता तो फर्स्ट में फर्स्ट के साथ फिर ये मार्क्स नहीं लगता फिर, क्योंकि एक ही है तो ये भी गलत हो गया। द फर्स्ट मार्क SIS नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा? सबसे सुटेबल क्या हो जाएगा? सीधा हाइएस्ट मार्क में सबसे ज्यादा मार्क्स, पर्टिकुलर मार्क्स की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है बच्चों, विल यू लैंड मी फ्यू रुपीज, यहाँ से लेकर यहाँ पर ये बताना है कि कुछ, ये रहा, कुछ पैसे उधार मांग रहा है वो, कि क्या मुझे तुम उधार देना, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे? तो विल यू लैंड मी फ्यू रुपीज इन द फ्यूर, जरूरत पे तो कुछ पैसे मांगेगा, यहाँ तो ना के बराबर है, तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। जब जरूरत पैसे, व्यक्ति को जरूरत है तो पैसा मांगेगा ना वो। लैंड मी एनी रुपीज नहीं होगा, कुछ पैसे की मांग कर रहा है, तो यहाँ पर विल यू लैंड मी, उधार मांग रहा है, ये उधार, उधार लेना, कह रहा है कि तुम मुझे कुछ उधार देना, उधार देने का, उधार दोगे क्या? ये रहा, ये रहा, तो क्या हो जाएगा आंसर? सी, उधार लेना। बोरो करना तो उधार देना होता है। कह रहा विल यू लैंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर, अपनी जरूरत पड़ी, तो बोरो का मतलब होता है किसी को उधार देना, और यहाँ पे उधार मांगना होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। तो बच्चों पूरा आज जो एनालिसिस जो हो गया, लाइन बाय एनालिसिस, फिर अगले पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार साथियों, एसएससी का आपका पेपर सफलतापूर्वक कंप्लीट रहा। जो भी डाउट्स हैं आपके, आप देखना चाहते हैं कि कौन सा सवाल किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आप देख सकते हैं। आपको देखना चाहिए पेपर में एक मेन चीज़ होती है टाइम ड्यूरेशन। अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन को पकड़ के चलते हैं तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आने लग रही होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले सवाल पे। एक संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर, लेट सपोज एक नंबर ए है, और अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूं तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस दे रखा होगा वो कितना दे रखा होगा? 2 दे रखा है। अब इसको आगे इसको एक ही फॉर्म में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से कर सकते हैं। भाई दो नंबरों के बीच का डिफरेंस 2 कब आएगा? जब वो नंबर कम से कम 2 से तो बड़ा होगा। तो 2 से बड़ा होगा तो 1 और 2 तो नहीं हो सकते, 1 रखोगे तो प्रूफ नहीं करेगा, 2 रख के देखोगे तो प्रूफ नहीं करेगा, 3 रखेंगे तो √3 की वैल्यू डेसिमल में जाती है, आंसर डेसिमल में नहीं है। आया 4, अगर मैं यहाँ 4 रख दूं, मैं यहाँ 4 रख दूं, तो ये हो गया 4 - 2, मेरा आंसर कितना आ गया? 2 मेरे सवाल का जवाब होगा। आ गया ना, 2 बराबर 2 के आ गया। तो आप कह सकते हैं ए जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं भाई दोस्तों। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक फॉर्म जनरेट करनी पड़ेगी, a² + 1 = 4ak। माइनस वाला उधर जाके प्लस का हो गया, a को मैं नीचे लेके आ गया, तो a + 1/a की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? 4 के। तो भाई देखो a + 1/a ये तो हो गया 4 प्लस, अब अगर ये 4 के इक्वल है तो a² + 1/a² जो होगा वो हो जाएगा 4² - 2 के, 4 चौक 16 -2 किसके बराबर होगा? 14 के, और 14 और 4 18 मेरे सवाल का क्या होगा? जवाब होगा। x - 1/x की वैल्यू दे रखी है 7/3, x³ माइनस, जब माइनस से माइनस पे जाते हैं
तो फिर प्लस का साइन आता है 7 क्यूब अपॉन 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 7/3। दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया 343, ये हो गया मेरे पास कितना 27, और माइनस में सॉरी माइनस से माइनस पे जाते हैं तो प्लस होता है 7 आएगा। अब मैं इसको सॉल्व करूं अगर बेटा, 27 एकम 27, 7 बच गया, 27 दूनी 54, और जब माइनस करोगे तो आपका आएगा 19, और बटे में कितना आ गया 27, और प्लस में 7, तो जोड़ दो 12 और 7 19, सही 19/27 आपके सवाल का जवाब होगा। 30 50 70 छात्रों की औसत अंक दे रखे हैं 55 70 और 60। 30 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, 70 स्टूडेंट है, रेशो निकाल लिया। इसके नंबर आए 55, इसके नंबर आए 70, इसके नंबर आ गए 70। तो क्या पूछ रहा है आपसे, सभी छात्रों का औसत कितना होगा। तो भाई देखो, सभी छात्रों के अगर औसत की बात करें तो डेविएशन से कर सकते हैं। मैंने मान लिया सभी स्टूडेंटों का जो एवरेज है वो 70 है, ठीक है। अब डेविएशन निकालेंगे तो 70 में से 70 जीरो, 70 में से 70 जीरो, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15। अब डेविएशन मेथड कहता है इन दोनों का इन दोनों का इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 15 तिया 45, बाकी तो जीरो जीरो हो गए। तो एवरेज 45 संख्याएं कम होगा। कितने स्टूडेंटों के ऊपर, 15 स्टूडेंट हैं टोटल, चेक कर लो, 7 और 5 12 और 3 15, तो आपका जो एवरेज है 3 कम हो जाएगा, और 70 से 3 कम होगा तो क्या कहलाएगा, 67 कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से कटती है। या तो 11 से डिवाइड कर लीजिए, 11 से डिवाइड नहीं करना चाहते हो तो वही डिविजिबिलिटी रूल लगा लो भैया, ऑल्टरनेट का सम करना पड़ेगा। 2 और 1 3 और 1 4, जोड़ा तो 4 आया, बाकी क्या बच गया, 8 और 7 को जोड़ा तो 15 आया, और 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। जी हाँ, 11 11 से डिविजिबल होता है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। आगे, एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचता है और 30% का लाभ अर्जित करता है। एक बात बताइए, जब भी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रिलेशन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, मार्क प्राइस की वैल्यू आएगी 100 प्लस प्रॉफिट के बराबर, और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आएगी 100 माइनस डिस्काउंट के बराबर। अगर मैं यहाँ पे 30 रख दूं जो प्रॉफिट हो रहा है, 20 रख दूं जो डिस्काउंट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 80 रुपये है तो सामान का मार्क प्राइस आ जाएगा 130 रुपये। यदि वह उसी टेबल को 10% की छूट पर बेच दे, 130 का सामान है, 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 130 का 10% कितना होता है 13, और 130 में से 13 माइनस करेंगे तो आपने टेबल कितने की बेच दी होगी, 117 की। 80 रुपए का सामान 117 रुपए का बिक गया, तो आपको 20 और 17 37 रुपए का लाभ हो गया। किस पे हुआ भैया, 80 रुपए पे हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो जीरो से मैंने जीरो काट ली, ऊपर हो गया जी 370, और 370 के 8 हिस्से कर दिए तो 8 चौक 32, 5 बच गया, 8 6 48 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। पी क्यू आर में पी का कौन समद्विभाजक क्यू आर को एम पर प्रतिच्छेद करता है। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी का एंगल बाइसेक्टर जो इसको दो भागों में बांटता है एम पर प्रतिच्छेद करता है क्यू आर को। पी क्यू और पी आर बराबर है, पी क्यू और पी आर बराबर है, अरे यार ये दोनों बराबर दे रखे हैं, ये एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, वाह भाई वाह। तो बोल रहा है पी एम क्यू कितना होगा, वही मैं सोच भी रहा था भाई, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये एंगल बाइसेक्टर है तो यही जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर भी होगी, 90 डिग्री का एंगल भी बना रही होगी, ठीक है, 90 डिग्री आपका आंसर आएगा। ए द्वारा बेचे गए शॉर्पनरों की संख्या, दो दुकानदार हैं ए और बी, ठीक है, और वो कह रहा है बेचे गए शॉर्पनरों की संख्या को दिखाता है, ए दुकानदार ने कितने शॉर्पनर बेचे और बी दुकानदार ने कितने शॉर्पनर बेचे हैं। P1 क्या है, ए द्वारा बेचे गए शॉर्पनर, P2 क्या है, बी द्वारा बेचे गए शॉर्पनर। पूछ रहा है P1 अपॉन P2 कितना होगा। तो देखो भैया करते हैं, P1 ए द्वारा बेचे गए शॉर्पनर, 5 और 5 10 का 0, 5 और 1 6 12 और 1 13,
और 8 21 28, 2 बच गया, 2 3 4 5 6 7 8, 880। 5 और 5 10 का 0, 1 बच गया, 1 6 12 7 19 38, 28 का 8, 2 बच गया, 2 3 4 5 6 7 8, 880। तो भैया दोनों को काटेंगे, 1 आंसर आ जाएगा आपका। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस दर पर 1,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 1,060.90 हो जाएगी? 1,000 रुपए 2 साल में 1,060.90 हो गए। तो अगर मैं पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा लूं, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो आपके 10,000 रुपए 10,609 हो गए होंगे। अगर बात की जाए 1 साल के डिफरेंस की, क्योंकि दर निकालने के लिए तो 1 साल का चाहिए, तो 2 साल से 1 साल पे आने के लिए क्या करते हैं, रूट याद होनी चाहिए। एक 10,000 का रूट कितना होगा, 100, 103 होगा भैया इसका रूट। तो आप कहेंगे 100 रुपए 103 रुपए लाए, तो कितने रुपए कमा के लाए, 3% का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेट ऑफ परसेंट हो जाएगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित हिस्टोग्राम एक अपार्टमेंट में रहने वाले परिवार की मासिक आय सीमा को दर्शाता है। उन परिवारों की कुल संख्या के बीच का अंतर अंतर निकालना है। किसका? जिनकी आय 1,000 से अधिक और उसके बराबर या 25,000 से कम है। 10,000 से अधिक और 25 से कम। तो भैया ये 10,000 से अधिक और 25 से कम, 25 से ज्यादा नहीं, 25 से कम। तो 10,000 से अधिक, 25 से कम, ये तीनों आ रहे हैं। 4 और 3 7, और 7 और 8 15, ये हो गए 15। इनका अंतर निकालना है किसके साथ? जिनकी आय 35,000 से अधिक है और 50,000 से कम है। 35 से ज्यादा मतलब यहां से, और 50 से कम मतलब 50 तक। 50 से आगे तो है ही नहीं वैसे भी। तो 10 और 4 14 और 5 19, इन दोनों का अंतर। अरे भाई 19 में से 15 घटाएंगे, क्या सवाल है, 4 आंसर आएगा। 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये देखिए सर, ये जीवा है 40 सेंटीमीटर की, सेंटर से 15 की दूरी पर है। दूरी हमेशा लंबवत होती है। अगर ये 40 है तो 2 भागों में बटेगी, 20-20 होगी। अगर मैं ट्रिपलेट लगा दूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, बौद्धायन सूत्र लगा दूं, तो 20 25 और 15 का रिलेशन होता है। तो हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी, आपकी रेडियस, आपकी त्रिज्या 25 आ जाएगी। क्या बोल रहा है? जो वृत्त के केंद्र से 20 सेंट, जो, हाँ, उसी वृत्त की जीवा की लंबाई, अच्छा वही वृत्त है, इसकी कोई दूसरी जीवा है, अगर वही वृत्त है तो 25 ही इसकी क्या होगी, रेडियस। केंद्र से ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अरे वही सवाल है यार, इनको ऊपर नीचे कर दिया। तो ये 20 है तो ये 15 होगा ना, और ये 15 है तो ये 15 होगा ना। तो इस कंडीशन में आपकी जो जीवा होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 आपका आंसर आएगा। ए और बी की आय का अनुपात 4 और 5 है। ए की इनकम 4 है और बी की इनकम कितनी है, 5 है। उनके खर्च का अनुपात 5 और 6 है। बचत है 6,000 और 12,000। अरे इसमें तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो ना यार, काम हो गया आपका सीधा सीधा। 55 25 6 4 24, नहीं, 55 25 4 5 और 5 4 है, 4 और 5 है, 5 और 4 है, तो 25 और 16, 25 में से माइनस करेंगे 16, 9 आएगा। 24,000, 12 पंजे 60,000। जब हम 60,000 में से माइनस करेंगे 24,000 तो कितना आएगा, 36,000 आएगा। तो और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 9 अनुपात अगर 36,000 के बराबर है तो 1 अनुपात 9 4 36 4,000 के बराबर होगा। क्या पूछ रहा था आपसे, ए की आय, ए की आय कितनी थी, 4 अनुपात। तो 4 अनुपात 4 चौक 16,000 के बराबर हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ए बी और सी मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। ए बी और सी मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 40 दिन में करता है। ए अकेला उस काम को 40 दिन में करता है। अब साहब हमने मान लिया टोटल काम 40 है, तो इन तीनों की एक दिन में काम करने की क्षमता 2, इस अकेले की एक दिन में काम करने की क्षमता 1 आ गई। अब देखिए, अगर ये एक दिन में एक काम करता है, ये दोनों मिलकर एक दिन में एक काम करेंगे, तभी तो एक और एक कितने काम हो पाएंगे, 2 काम हो पाएंगे। पूछ रहा है कार्य का कितना भाग बी और सी ने मिलकर किया, काम कितना था, 40।
इन दोनों ने कितना भाग कर दिया, एक भाग पूरा कर दिया, तो मतलब 1/40 भाग इन्होंने क्या कर दिया होगा, पूरा कर दिया होगा। आगे चलिए, एक बॉलर का प्रति विकेट औसत 13.6 है, मतलब वो जब 13.6 रन देता है तो एक विकेट ले लेता है। अगले मैच में 50 रन देके 5 विकेट ले लिए, 50 रन देके 5 विकेट ले लिए, तो एक बात बताओ, पहले एवरेज कितना था, 13.6। अगले मैच में उसने 5 विकेट लिए 50 रन देकर, इसका मतलब हर एक 10 रन पे एक विकेट लिया होगा, हर एक 10 रन पे एक विकेट लिया। अब क्या पूछ रहा है, जिससे उसके प्रति विकेट औसत रन पहले के औसत से 1/67 गुना बेहतर हो गया। पहले का एवरेज था 13.6, इससे 1/68 इसका बेहतर हो गया। तो देखो भाई, ये मैंने लगा दी 0, और ये मेरा पूरा पूरा 68 से कट जाएगा 10 बार, और 68 से कट जाएगा 2 बार, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2/10 का मतलब हो जाएगा 0.2 बेहतर हो गया। और अगर 0.2 बेहतर हो गया, हमेशा याद रखना, बॉलर का एवरेज जो सही होता है, बॉलर वो अच्छा होता है जो कम रन दे के ज्यादा विकेट लेता है। तो अगर किसी बॉलर का एवरेज अच्छा हुआ है, तो इसका मतलब अब वो पहले के कंपैरिजन में कम रन दे रहा होगा और विकेट ज्यादा ले रहा होगा। तो 0.2 जो बेहतर हुआ है, तो 13.6 से 13.8 नहीं होगा, 13 पॉइंट कितना होगा, 4 होगा। कम रन देगा तभी तो वो बॉलर अच्छा कहलाएगा। अगर बैट्समैन होता तो मैं दोनों को ऐड करके लिख रहा होता। चलिए बच्चे, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं एलिगेशन मेथड से, तो 3.4 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो 0.2 आ गया। अब इनका अगर मैं रेशो निकालूं तो आ गया 2 एकम 2 और 17 दूनी 34। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पारी से पहले अगर वो 17 विकेट लिया करता था, तो इस पारी में उसने एक विकेट लिया होगा। लेकिन इस पारी में उसने एक विकेट नहीं लिया, इस पारी में उसने कितने विकेट लिए थे, 5 विकेट लिए थे। विकेटों की संख्या 5 गुना ज्यादा है, तो यहाँ भी आपका जो रेशो होगा वो 5 गुना ज्यादा। इसका मतलब ये है अंतिम पारी से पहले उसने कितने विकेट ले रखे थे, 85 विकेट ले रखे थे। ऑप्शन नंबर ए आपका प्यारो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, a+b+c बराबर 6 है, स्क्वायर दे रखा है 40, क्यूब और -3abc। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं बोलता जा रहा हूं, लिखते जाना। a+b+c/2, a² b² c² इंटू 3, a+b+c का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3, 4 तिया 12, 120 माइनस में 36। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 3 गुणा में 84, और 8 तिया 24, 4 तिया 12, 240 और 12 252। तो आंसर कितना आ जाएगा, 252 मेरे सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। एक डिस्क का 5/12वां भाग निकाल दिया जाता है। अच्छा, पूरे हिस्से में से 5/12 निकाल दिया। x/y को डिस्क से और निकाल दिया जाता है, मतलब जो बचा उसमें से, तो बचत की बात है। 12 में से 5 निकल गया तो 7 तो बचा होगा 12 में से, उसमें से फिर x/y आप लोगों ने और निकाल दिया, तो केवल 1/3। ऐसा करने से कितना बच रहा है, 1/3 बच रहा है। तो भाई इसको उधर और इसको उधर लेके आ गया, बराबर में x/y। देखो भाई मुन्ना, 12 एलसीएम ले लिया, ऊपर आया 7, 3 चौक 12, बराबर में x/y आ गया। तो भैया अगर मैं 4 में से माइनस करूंगा 3 आएगा, और 3 चौक 12, 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, x/y बराबर। तो 1/4, 1/4 रख दिया, 1/4 रखेंगे तो 1/16 और 1/4, तो 16 एकम 16 और 17/16 हो गया, और यहाँ पे 1/4 आ गया, तो 4 से काट दिया, 17/4 सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। हर्ष ने 48,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा और 15% की हानि पर बेच दिया। उसी पैसे से उसने एक और स्कूटर खरीदा और 22.5% का लाभ हुआ। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत। परसेंट में आंसर निकालना है तो मानने की क्या जरूरत है,
मान लो स्कूटर 100 रुपए का था, 15% की हानि पे 85 रुपए में बेच दिया, 85 रुपए उसके पास है। उस पैसे से एक और स्कूटर खरीदा और 85 रुपए के स्कूटर को 122.5 रुपए में बेच दिया, तो इतने रुपए में बेचा होगा। अप्रोक्सीमेशन से कर लेते हैं भाई, है ना, एक्यूरेट कैलकुलेशन भारी हो जाएगी। 5 एकम 5 बच गया कितना, 3, 5 सत्ते 35, 17 पंजे 85 होता है, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो आ गया, पॉइंट लगा के जीरो उतार ली, 25 अट्ठे 200 और 25 चौक 100 और लगभग 9 बार कट गया। 8 से काटेंगे, 8 6 48 पॉइंट समथिंग, 17 6 102 ज्यादा 3, लगभग 103 से ज्यादा आंसर आएगा आपका। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 100 रुपए का माल 103, मतलब प्रॉफिट हुआ 3 रुपए से ज्यादा का, 3 पॉइंट कुछ का, तो लॉस तो होने से रहा। प्रॉफिट दो नहीं 3 से ज्यादा का होगा, 3 से ज्यादा, एक ही ऑप्शन तो दे रखा है बाबू, 4 पॉइंट समथिंग आपका। कॉस ए इतना है तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू, ए की वैल्यू कुछ भी रख दो, ए बराबर कुछ भी रख दो, बताओ कितना रखें, चलो 30 रख देते हैं। तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 1 माइनस कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 2 का स्क्वायर सीधा 4 लिखो ना, क्या बात है। 1/2 और 2, 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में √2, यही होता है ना, सॉरी √2 का एक हो, सेक 30 का 2/√3 इंटू, ये हो गया अपना √3/2 और साइन 30 1/2। देख लेना भाई, भूल चूक हो रही हो तो कोई, जल्दी जल्दी में। तो √3/2 को तो ऊपर सेम रखा, इंटू ये हो जाएगा √3 और 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा √3 + 1, ऊपर तो, नीचे आ गया 2 दूनी 4, 3/2 गुणा में 2/√3 और गुणा में √3 + 1/2। अब काटो पीटो भैया, गए दोनों, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, √3 से √3 बार और √3 से √3 गया, आंसर आ गया 1, सब कछु कट गया। आगे चलिए, 6,728 रुपए को 1 वर्ष के लिए 12% की दर से, 5600 रुपए को 2 वर्ष के लिए 16% की दर से प्राप्त राशि का अनुपात, अच्छा प्राप्त राशि मिश्र धन का, तो 6,728 रुपए 12% से 1 साल में 112 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। 5600 रुपए 2 साल में 16% से, तो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, 16 और 16 32 प्लस 16 और 16 256, 2.56, तो ब्याज मिलेगा आपको 34.56 का, तो आपका पैसा 134.56 हो जाएगा बटे में 100। पॉइंट हट गया 2 जीरो से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अनुपात पूछ रहा है, 56 से 2 बार और 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 6,728 से 6,728 कट गया, 1:1 आ गया, तो ये भी खत्म हो गया पूरा। 25% और 10% की दो कम छूट के बाद 25% का मतलब होता है 1/4 की छूट, तो 3/4 में बेचा होगा। फिर 10% का मतलब 1/10, तो 9/10 में बेचा होगा। और ऐसा करने पे आपने सामान कितने का बेच दिया, 480 रुपए का। तो भैया देखो ये हो गया मेरे पास कितना, 3 से काट दिया 160 बार, तो 16 चौक 64, 640 नहीं 6400 और बटे में कितना 9, यही आएगा ना, 6400 बटे में 9, 9 से कट गया, 9 7 63, एक बचा, 9 एकम 9 एक बचा, 9 एकम 9, 711 के समथिंग आंसर आएगा, सी ऑप्शन। तीन संख्याएं a/3 b और c का माध्य, a/3 b और c का माध्य वही है, मतलब बराबर है b/3 b/3 c/3
t/3 और x के माध्य के, अब 3 3 से भाग देने की जरूरत नहीं, कट जाएंगे आपस में। तो b को एक साइड रख लो, x निकालना है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 2/3 हो गया। 2b/3 प्लस का ये हो जाएगा 2c/3 बराबर में x के, 3 को एलसीएम लेके उधर भेज दिया, तो a प्लस 2b प्लस 2c बराबर हो जाएगा 3x के। तो 3x बराबर हो गया a प्लस 2b प्लस 2c। बहुत बढ़िया, आगे आओ। एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 है। 11 लड़के 9 लड़कियां, 30% लड़के और 20% लड़कियां पास हो गए। 30%, 11 तिया 33, 3.3 लड़के पास हुए और 9 दूनी 18, 1.8 लड़कियां पास हुई। तो टोटल भैया 8 और 3 11 का 1 बचा, 3 और 1 4 और 1 5, 5.1 बच्चा पास हो गया। क्या पूछ रहा है? पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट। 5.1 बच्चा पास हुआ, 11 और 9 20 में से, गुणा में 100, 20 पंजे 100, पचम 25, 5 एकम 4, 25.5 आपका आंसर आ गया। 20, 37 और 54 और 105 के प्रत्येक संख्या में से x घटाया जाता है तो संख्या समानुपाती में हो जाती है। अच्छा, तो भैया सोच के देखो क्या क्या घटा दिया जाए। अगर मैं 1 1 घटा दूं तो 19 और 36 अनुपात नहीं बैठ रहा। 2 2 घटा दूं 18 और 35 अनुपात नहीं बैठ रहा। 3 3 घटा दूं 17 और 34, 1 2, 3 3 घटा दूं 51 और 102 अनुपात 1 2, ये भी 1 2, ये भी 1 2, 3 माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर 3 घटा दिया जाए तो समानुपाती हो जाएंगे। तो x बराबर 3 रख दिया, 7 तिया 21 माइनस 5 और 3 प्लस 1, 21 माइनस 5 16, 3 और 1 4, इन दोनों का मध्यानुपाती 16 चौक 64, 64 से कितना बाहर आ जाएगा? 8 बाहर आ जाएगा। ए बी से 40% अधिक कुशल है। ए बी से 40% ज्यादा, 40% का मतलब होता है 2/5। तो अगर ये 5 काम करता है तो ये 7 काम करता होगा। सी बी से 20% कम कुशल है। 20% का मतलब 1/5, ये 5 काम करता है तो ये 4 काम करेगा। तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं 20 घंटे में। भैया 7 और 5 12 और 4 16, एक दिन में 16 काम और 20 दिन में टोटल इतने काम हुए होंगे। वो कह रहा है इसका 35% काम करना है, ए कितने दिन में कर देगा? ए अकेला एक दिन में 4 काम करता है, 7 काम करता है ये अकेला एक दिन में, और पूरा काम नहीं करना। इसका कितना हिस्सा करना है? 35% हिस्सा करना है। ये लीजिए भैया, 20 से 5 बार, 5 से 7 बार, 7 से 7 बार, 16 दिन में काम हो जाएगा। एक स्कूल में खेल प्रेमी बच्चों का सर्वेक्षण किया जाता है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है। समझा जाता है कि कोई भी छात्र एक खेल से प्यार करता है, वह दूसरे खेल को नापसंद करता है। स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर। अच्छा, लड़के और लड़कियां, लड़के खेल पसंद करते हैं 542 और 438। कितना खेल पसंद करते हैं? तो ये हो गया 8 और 2 10 का 0, 1 बचा, 4 और 3 7 और 1 8, और ये हो गया 5 और 4 9, 980 बच्चे पसंद करते हैं। 8 और 2 10 का 0, 7 5 12 का 2, 1 बच गया, सॉरी 8 और 2 10 का 0, 7 और 5 12 और 1 13 का 3, 1 बच गया, 3 और 3 6 और 1 7, 730 लड़कियां हैं जो खेल पसंद करती है। दोनों के बीच का अंतर 2 5 0, दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके सवालों का सॉल्यूशन था, देख लीजिएगा आराम से। ऐसे ही सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं जिनका सटीक सॉल्यूशन इसी तरीके से किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साथियों। नमस्कार दोस्तों, वीआईपीएम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो एसएससी का पेपर कराया जा रहा है उस हर संडे को, उसी के सॉल्यूशन को लेकर के मैं आया हूं। और स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहे होंगे। हाल ही में पहला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही के अंदर खोजा गया यूरेनियम का नया समस्थानिक कौन सा है? समस्थानिक का मतलब समझ लो आइसोटोप्स। एक चीज तो ये समझ लो, आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स का मतलब होता है ऐसा तत्व जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या यानी कि परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, और जबकि उसके अंदर द्रव्यमान यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या
भिन्न होती है उसे ही समस्थानिक कहा जाता है। कहने का मतलब है एक ऐसा तत्व जिसके नाभिक के अंदर, अगर उसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो, और न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो, तो वो स्थिति बनती है कौन सी, समस्थानिक स्थिति बनती है। ध्यान रखिएगा, समस्थानिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जिसके रासायनिक गुण तो क्या हो, समान हो, और उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं, उसे ही समस्थानिक कहा जाता है। इसको याद रखिएगा आप। तो पूछा क्या गया, हाल ही में खोजा गया यूरेनियम का नया समस्थानिक कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा यूरेनियम 241, एक रेडियो एक्टिव उस तरह का, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में खोजा गया यूरेनियम का नया समस्थानिक बताना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश में माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मामा तीर्थ का मतलब एक तरीके से जहां पर माता की पूजा होती है, जैसे अपने पढ़ते नहीं है मदर्स डे, सेम वैसे ही ये भी मदर्स डे ही एक तरीके से, ये भी मदर्स डे है। तो माता तीर्थ, मदर्स डे माता की पूजा के रूप में, माता के सम्मान के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है औसी। कहां पर मनाया गया, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, नेपाल में, या बांग्लादेश के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो त्योहार मनाया गया वो नेपाल के अंदर मनाया गया। और इस तरह का माता को रूप में, किसकी, माता की पूजा के रूप में, ध्यान रखिएगा, गुजरात और साथ साथ में छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के आपको त्योहार दिखाई देंगे। तो भारत के अंदर गुजरात और साथ साथ में छत्तीसगढ़ में भी ये त्योहार, इस तरह का त्योहार मनाया जाता है। उसका नाम अलग है, लेकिन वो रिलेटेड किससे है, माता से ही रिलेटेड है। तो माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया कहां पर, नेपाल के अंदर। और ये बैसाख महीने में मनाया जाता है, ये भी जाने के, ये उत्सव कब मनाया जाता है, बैसाख माह के अंदर ये उत्सव मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा। देखिएगा नेक्स्ट, विभिन्न खेल आयोजनों के बारे में सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको। ये इसका मतलब है बाकी सभी सही है। ओलंपिक 2024 पेरिस, बिल्कुल सही। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, T20 विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप USA 2026, बिल्कुल सही। एशियन गेम्स 2026 जापान, बिल्कुल सही। तो ये T20 जो अभी होने वाला है 2026 के अंदर, ये भारत और लंका के अंदर होने वाला है, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला है। तो ये अपने आप में क्या हो गया, गलत हो गया, और बाकी सभी इसके क्या हैं, सही है। नेक्स्ट, हाल ही में 1 मई 2024 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था। 1 मई 2024 की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1 मई 2024 को मनाया जाने वाला था। तो 1 मई को आपको पता ही है, 1 मई को हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन एक चीज और है, इसमें पूछा गया है महाराष्ट्र और गुजरात, बिल्कुल महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी कब मनाया जाता है, 1 मई को ही मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। तो पूछा क्या इसने, 1 मई 2024 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात का 61वां स्थापना दिवस, विश्व प्रेस या अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विश्व प्रेस दिवस नहीं है। महाराष्ट्र और गुजरात का 61वां स्थापना दिवस, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान रखिएगा। 61 का मतलब महाराष्ट्र और गुजरात 1960 को अलग अलग हुए, 1960 के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात। तो स्थापना दिवस तो 24 की बात कर रहा है, तो 24 का मतलब क्या हो गया, 40 और 20 64, 64वां स्थापना दिवस मनाया गया था। कब, 2024 को। 61वां नहीं मनाया गया, 61 की जगह कौन सा, 64वां। तो ये अपने आप में गलत हो गया, क्यों, 1960 के अंदर ये दोनों अलग अलग हुए थे। तो आंसर क्या होगा इसका, केवल एक ही आंसर होगा, दोनों इसमें गलत हो गए। तो इसका आंसर होगा केवल और केवल एक, केवल 3, बी इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के संबंध में कथनों पर विचार करें। विचार करना है 16वां वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, अनुच्छेद
280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो अरविंद पनगड़िया इसके चेयरमैन अध्यक्ष होंगे। श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव बने हैं। 16वां वित्त आयोग अप्रैल 2025 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा। सभी सत्य सही है। तो इसमें पूछा गया है कि 3 कौन कौन से, तो ये अपने आप में सही है और ऋत्विक रंजन पांडे भी अपने आप में सही है। लेकिन 16वें वित्त आयोग का जो गठन होगा वो 1 अप्रैल से नहीं, 1 अप्रैल 2026 से होगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, केवल 1 और 2 इसमें सही है, ठीक है। तीसरा इसमें गलत हो गया, क्योंकि इसका कार्य कब से होगा? 1 अप्रैल 2026 से होगा, 25 से नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया। हाँ, निम्न में से किस राज्य को हड़पने के लिए व्यक्ति के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया? ये एक डॉक्ट्रिन लाया गया था। कौन लेकर के आया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ध्यान रखिएगा, कौन लेकर के आए? डलहौजी लेकर के आए थे, लॉर्ड डलहौजी। और आपको पता है लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को, सबसे पहले किसको? सतारा को, और सबसे लास्ट में किसको? अवध को कहीं ना कहीं इसी नीति के तहत क्या किया था? हड़पा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पूछा गया है इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहां पर अलाउ नहीं की गई? सतारा, ये तो सबसे पहले था। झांसी बिल्कुल सही है। नागपुर बिल्कुल सही है। पंजाब, पंजाब में इस नीति को फॉलो नहीं किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, सू नहर निम्न में से किन झीलों को जोड़ती है? सू नहर की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो सू नहर के बारे में ध्यान रखिएगा। सू नहर एक तरीके से आपको यह भी ध्यान रखना है कि फिंगर लेक्स, फिंगर लेक्स के नाम से जानी जाती हैं। 5 लेक्स हैं, जिसका नाम है ह्यूरन, ओंटेरियो, ईरी, मिशिगन और लेक सुपीरियर। ये 5 झीलें हैं जिनको फिंगर लेक्स के नाम से, महान फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर से एक सू नहर निकाली गई है। अब ये पूछा गया किन झीलों को जोड़ती है वो? सुपीरियर को मिशिगन से, सुपीरियर को यूरोन से, मिशिगन को यूरोन से, या फिर ईरी को ओंटेरियो से। तो ध्यान रखिएगा, सू नहर की बात की जा रही है तो सू नहर सुपीरियर नहर को यूरोन से जोड़ती है। बी इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा फिंगर लेक्स हैं, जो कि यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है, जिसमें से ईरी है जो पूर्ण रूप से यूएसए में है और बाकी सब के सब बॉर्डर पर है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना आपको। बुकान वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश, नेशनल पार्क आसाम डिब्रू, और वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित बताना है तो बुकान वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार नहीं है, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य भी आंध्र प्रदेश में नहीं है ऐसा, डिब्रू साइको नेशनल पार्क डिब्रूगढ़ आसाम के अंदर, ये सही है, और वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान नहीं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उदयपुर के नाम से कोई वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, उदयपुर में हो सकता है, उदयपुर के नाम से नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस काव्य रचना में अर्जुन और भगवान शिव के बीच में, भगवान शिव के बीच में लड़ाई का वर्णन किया गया है? 10 कुमार चरित्र, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम या किरार्था जूनियम। तो ध्यान रखिएगा, 10 कुमार चरित्र दंडिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, एग्जाम में पूछी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया एक महान साहित्य माना जाता है, और कालिदास को शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। मालविका अग्निमित्रम, जिसके अंदर मालविका और अग्निमित्र, जो कि आपको पता ही है कि मौर्य वंश के बाद जिन्होंने शासन किया था शुंग वंश ने,
वो सोंग वंश के शासक हुआ करते थे। अग्निमित्र और मालविका के प्रेम संबंधों की जानकारी आपको देखने को मिलती है। तो अब पूछा गया अर्जुन और भगवान शिव के बीच में जानकारी हमको मिलती है किरारता जूनियम से। किसे? किरारता जूनियम से, जो कि लिखी गई थी किसके द्वारा? भारवी के द्वारा उसको लिखा गया था। तो आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, वह उत्पाद जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग उनका उपयोग अधिक करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, इस तरह का प्रश्न कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। वह उत्पाद जिसकी कीमत बढ़ने पर लोग उसका उपयोग अधिक करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अत्यावश्यक वस्तु, पूंजीगत वस्तु, स्थापन वस्तु, निम्न स्तरीय वस्तु। तो वह उत्पाद जिसकी कीमत बढ़ने पर लोग उसका उपयोग अधिक करेंगे। कीमत बढ़ने पर लोग किसका उपयोग अधिक करेंगे? ध्यान रखिएगा, कीमत बढ़ने पर उनका उपयोग अधिक करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जब कीमत बढ़ने पर उसका उपयोग लोग ज्यादा करेंगे, इसका मतलब अति आवश्यक वस्तुएं ही हो सकती हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर लोग करेंगे। तो अत्यावश्यक वस्तु, पूंजीगत वस्तु, स्थापन वस्तु। स्थापन वस्तु का मतलब होता है एक की जगह दूसरे का प्रयोग करना, चाय की जगह कॉफी का प्रयोग किया जाए, इस तरह का कहीं ना कहीं आपको देखने। तो निम्न स्तरीय वस्तु होंगी जिनका उपयोग लोग ज्यादा करेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आलमगीर नामा पुस्तक के लेखक कौन है? आलमगीर नामा पुस्तक के लेखक पूछे तो आलमगीर, एक चीज याद रखिएगा, आलमगीर की उपाधि किसने धारण करी थी? इसको भी याद रखिएगा। आलमगीर की उपाधि औरंगजेब के द्वारा धारण की गई थी। और औरंगजेब के ऊपर ही लिखा गया था आलमगीर नामा, यह भी ध्यान रखिएगा। तो गुलबदन बेगम, अबुल फजल, मोहम्मद काजिम, मोहम्मद वारिस। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद काजिम के द्वारा क्या लिखा गया? आलमगीर नामा लिखा गया। किसको लेकर के? औरंगजेब को लेकर के। और औरंगजेब की उपाधि भी, टाइटल भी कौन सा था? आलमगीर के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट, पंपाज कहां पर पाए जाने वाले घास के मैदान को स्थानीय नाम है? तो पंपाज जहां घास के मैदान पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, वेनेजुएला में या अर्जेंटीना में? तो ध्यान रखिएगा, पंपाज घास के मैदान, जैसे आपको पता है ये सेल्वास घास के मैदान, कैंटबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में, कैंटबरी घास के मैदान कहां पर? न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। वेनेजुएला के अंदर लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो पंपाज घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे अर्जेंटीना के अंदर पाए जाते हैं पंपाज घास के मैदान, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा अनुच्छेद स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के, स्मारकों की राष्ट्रीय महत्व की बात कर रहा है? तो आपके जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, संविधान का भाग 4, उसके अंदर ये चीजें शामिल की गई हैं। और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के अंदर शामिल है। पूछा क्या गया है? स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के, आर्टिकल 43 कुटीर उद्योग, आर्टिकल 47 कृषि पशुपालन पर्यावरण, 48 और 49। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की चीजें जब एग्जाम्स में पूछी जाती है तो आपको आर्टिकल्स याद होंगे। जब तक आर्टिकल्स याद नहीं होंगे तब तक आप ध्यान रखोगे। एक आर्टिकल और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें राष्ट्रीय स्मारकों की बात की गई, तो राष्ट्रीय स्मारक आपको आर्टिकल 49 में आपको दिखाई देंगे। आर्टिकल 50 के अंदर आपको पता ही है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की शक्ति, और 51 के अंदर आपको पता ही है भारत की विदेश नीति के तत्वों की जानकारी दे रखी है। तो ये आर्टिकल्स आपको जरूर याद रहने चाहिए। तो आंसर क्या होगा इसका? डी इसका आंसर होगा। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। तो स्टॉक मार्केट क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। प्राथमिक पूंजी बाजार, द्वितीय पूंजी बाजार, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त दोनों में से कोई भी नहीं। स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरह का भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो जो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट होता है, प्राथमिक पूंजी बाजार तो वो होता है जिसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ये स्टॉक मार्केट होता है जिसमें स्टॉक के मार्केट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इसे सेकेंडरी या द्वितीय मार्केट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल मार्केट के नाम से इसको जाना
जाता है। कौन सी नदी सिंधु नदी में बाईं तरफ से मिलती है? बाईं तरफ का मतलब समझिएगा, ये आपको पता ही है, मानसरोवर झील, तिब्बत, यहीं से निकलती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। और इसी के नीचे से इधर से निकलती है कौन सी? सतलज नदी। इन दो नदियों का उद्गम भारत से बाहर होता है, ऊपर कौन सा? सिंधु, और नीचे कौन सा? सतलज। अब इसमें पूछा गया इसका राइट साइड ये होगा और लेफ्ट साइड ये होगा। इसमें पूछा क्या? बाईं तरफ। बाईं तरफ का मतलब लेफ्ट साइड में पूछा। राइट साइड के अंदर इसमें कौन सी नदी मिलती है? श्योक नदी, नुब्रा नदी, गिलगित नदी, इन सब नदियों को ध्यान रखिएगा। अब इसमें पूछा इस साइड से है, तो इस साइड से कौन सी मिलेगी? गिलगित, काबुल, श्योक या जास्कर। तो ध्यान रखिएगा जास्कर जो नदी है वो इसमें कहीं ना कहीं जास्कर श्रेणी से जो निकलती है वो इसमें लेफ्ट साइड से मिलती है। बाकी ये तीनों की तीनों जो है वो राइट साइड से इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। तो आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका आंसर आपको देखने को मिले। नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 21 अप्रैल, 11 अप्रैल या 1 अप्रैल, कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होती है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से होता है, तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1973 से भारत में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जा सकते हैं। टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, इसको ध्यान रखिएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला को जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पास्कल इकाई किसकी है? पास्कल के बारे में बात करिए। आर्द्रता की, ह्यूमिडिटी की, प्रेशर्स की, वर्षा की या तापमान की? तो पास्कल को लेकर के ध्यान रखिएगा, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, दाब, इकाई पूछी गई है। पास्कल इकाई के रूप में किसकी है? दाब की है। ध्यान रखिएगा वैसे दाब को नापा किसे जाता है? मिलीबार से भी, ठीक है। और उसी की इकाई के रूप में किसको स्वीकार करते हैं? पास्कल को। वर्षा के लिए रेन गेज, और इसके लिए आपको पता ही है तापमापी या थर्मामीटर या तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर आप देखोगे। कैश मेमोरी के आकार की अनुमानित सीमा क्या होती है? कैश मेमोरी सबसे छोटी जो मेमोरी होती है, वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो सबसे छोटी, ध्यान रखिएगा, मेगाबाइट से गीगाबाइट बिल्कुल भी नहीं, टेराबाइट से पेटाबाइट ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, गीगाबाइट से टेराबाइट ये भी संभव नहीं है, किलोबाइट से मेगाबाइट। सबसे कम कौन सी होगी? किलोबाइट्स। तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटी या सबसे कम से इसकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट, वांगला त्योहार भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? वांगला त्योहार के बारे में पूछा गया है, और एसएससी के अंदर कोई ना कोई त्योहार, कोई नृत्य, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा ही जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस तरह का प्रश्न निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। बिहार, केरल, तमिलनाडु या मेघालय? तो वांगला त्योहार मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा मेघालय के अंदर मनाया जाता है। किसके अंदर? मेघालय के अंदर मनाया जाता है। और मेघालय की ध्यान रखिएगा, मेघालय जो आपको नॉर्थ ईस्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर के अंदर इसको काउंट किया जाता है। और मेघालय एकमात्र है जिससे एक तरफ से तो बांग्लादेश की सीमा लगती है और दूसरी तरफ से ये असम के साथ सीमा बनाता है। यानी कि दो ही इसकी सीमा बॉर्डर क्रिएट करते हैं। एक करता है इंटरनेशनल, जिसका जो बांग्लादेश के साथ बनता है, या फिर स्टेट की बात करें तो केवल एक ही स्टेट इसके साथ सीमा बनाता है जिसका नाम है असम। इसको भी ध्यान रखिएगा। सतपथ मंदिर कहां पर स्थित है? सतपथ मंदिर कहां पर स्थित है? महाबलीपुरम में, कांचीपुरम में, मदुरई में या पुरी में? इस तरह का भी प्रश्न आपके मंदिरों में पूछा जाता है। तो 7 मंदिर, इसलिए उसका नाम क्या है? सतपथ मंदिर रखा गया है। तो महाबलीपुरम या मल्लापुरम में आप इस तरह के मंदिर ज्यादातर देखोगे महाबलीपुरम के अंदर। तो ध्यान रखिएगा यह मंदिर है, कहते हैं पल्लव वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, पल्लव वंश। और ध्यान रखिएगा एक राजा भी नाम आता है नरसिंह वर्मन का नाम ज्यादा मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा पल्लव वंश के शासकों के द्वारा, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
अब आपको ये तो ध्यान रखा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। 29 जुलाई 2025 को अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहां पर किया? विज्ञान भवन नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली, इंदिरा गांधी स्टेडियम या कॉन्क्लेव हॉल भोपाल के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो कॉन्क्लेव भारतीय शिक्षा को लेकर जो समागम स्टार्ट किया गया वो कहां पर था? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देख सकते हो। श्रेणी ए कृषि हेतु स्वर्ण पुरस्कार किन जिलों को प्राप्त हुआ? ए श्रेणी की कैटेगरी में गोल्डन पुरस्कार किन जिलों को प्राप्त हुआ है? पहला है गाजियाबाद, गन्ना और नागपुर के संतरे के लिए, महाराष्ट्र के। दूसरा है आंध्र प्रदेश में मिर्च और रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर अल्फांसो आम के लिए। तीसरा नासिक के अंदर अंगूर और मेरठ के अंदर गेहूं के लिए। और फोर्थ मऊ यूपी के अंदर वस्त्र और कोल्हापुर के अंदर गन्ने के लिए। तो किन को गोल्डन पुरस्कार मिला है कृषि ए श्रेणी के अंदर? तो ध्यान रखिएगा, पुरस्कार मिला है गंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर मिर्च को लेकर के और रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर अल्फासो आम, इन दोनों को ए श्रेणी के अंदर गोल्डन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 के अनुसार जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में दर्ज हुआ? जन्म के समय लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य में दर्ज हुआ? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो जन्म के समय पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा बिहार है। ओवरऑल बात करें लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात, तो आपको ध्यान रखना सबसे कम लिंगानुपात भारत के अंदर कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। इसको भी याद रखिएगा, सबसे कम लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में। लेकिन जन्म के समय पूछा गया, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के तहत एक स्पेशल नागरिक पंजीकरण प्रणाली दे रखी है, ध्यान रखिएगा, सिविल रजिस्टर सिस्टम, उसके तहत ये डेटा है, ध्यान रखिएगा। लोकपाल का नया आदर्श क्या है? लोकपाल आपको पता ही है, देश के अंदर लोकपाल और राज्य के अंदर लोकायुक्त। इसको लेकर के देश के अंदर बड़ा बवाल बचा हुआ था, आपको पता ही है। 2014 के अंदर लोकपाल विधेयक आया था और उसके बाद 2019 के अंदर लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम। अब लोकपाल की नियुक्ति किसके लिए की गई थी? तो लोकपाल हो या लोकायुक्त, तो इनका मुख्य कार्य क्या था? देश के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर के। किसको? भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से अन्ना जो है, अन्ना ने वो आंदोलन किया था जिसमें डिमांड करी थी लोकपाल की बनाया जाए। तो उसी को लेकर के पूछा गया है कि लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है? सत्य और न्याय। सत्य और न्याय तो न्यायपालिका का भी हो सकता है। नागरिक सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार उजारीकरण, इसको देखते हैं। नीचे ईमानदारी ही पहचान, न्याय सबके लिए। अगर आपसे भ्रष्टाचार शब्द ही एक में मिला है आपको, तो बाय डिफॉल्ट भी इसको कर सकते थे। अगर आपको नहीं पता है तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि लोकपाल का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार, करप्शन के विरुद्ध में था। तो नागरिकरण, नागरिक सशक्ति हो, सिटीजन एम्पावरमेंट हो, और करप्शन को क्या किया, एलिमिनेट किया जाए, उजारीकरण किया जाए। तो यह आंसर इसका क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, लास्ट और अंतिम क्वेश्चंस। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला गूगल सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC कहां स्थापित किया है? बेंगलुरु में, पुणे में, हैदराबाद तेलंगाना में या गुरुग्राम के अंदर? सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादातर ये तीन तो हर जगह आपको देखने को ही मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला गूगल सिक्योरिटी इंजीनियरिंग जो सेंटर स्थापित किया है वो हैदराबाद तेलंगाना में किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इस पेपर के हल सॉल्यूशन जिसको भी देखना हो वो देख सकता है, और ज्यादा से ज्यादा पेपर को दीजिए जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके और 2026 के लिए आप अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। तब के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं अगले टेस्ट के बारे में। चलो भी रीजनिंग का सेक्शन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है एनालॉजी का, समझिएगा, दिमाग लगाइएगा। देखिए, जिस प्रकार 37 का रिलेशन 100 के साथ है, तो 37 का रिलेशन 100 के साथ बना कैसे कि आप अगर 37 को 3 से मल्टीप्लाई करो और -11 करोगे तो आपका 100 बन जाएगा। ठीक है, 37 को
मल्टीप्लाई करो अभी। 7 या 21, 1 2 बच गया, 9 9 2 11। 11 माइनस में 111 माइनस में अगर आप 11 करोगे तो बताइए कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। आगे बात समझ में। अगर आप इसमें भी अगर देखना चाहे तो समझ सकते हैं। देख लीजिए 29 इंटू में 3 और माइनस में आप 11 कर दीजिए। 29 मल्टीप्लाई 3 करोगे कितना आ जाएगा अभी, तो ये आएगा 27 का 2 बच जाएगा, उसके बाद में 6, 6 और 2 8। 87 माइनस में 11 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से फिर अगर देखें तो चॉइस का रिलेशन क्या बनेगा, 24 इंटू में 3 कर दो और माइनस में 11 कर दो। 24 48 72, 72 माइनस में 11 करोगे तो बताइए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 72। 72 माइनस में 11 करने पे आपका 61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। आगे बात समझ में। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम से अच्छा पेपर बनाया गया है, सभी टीचर्स अच्छी मेहनत कर रहे हैं अभी, अपना खुद का कंटेंट बना के आपको पेपर में दिया जा रहा है, तो आप इस चीज़ को समझें कि आपको पूरा ध्यान देना है इस पेपरों पे। चलो अभी अगला 11, इसने बोला है बताइए विषम संख्या का युग्म पता लगाइए कि विषम कौन सा होगा, अलग कौन सा होगा। तो देखिए इसने क्या कर दिया, 11 इंटू में 2 कर दो और माइनस में 2 कर दो। 11 दूनी 22, 22 माइनस में 2 करोगे 20 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका भी सेम है, मल्टीप्लाई 2 और माइनस 2। 4 दूनी 8, 8 माइनस में 2 करोगे 6 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका भी सेम है, मल्टीप्लाई 2 और माइनस में 2। 7 दूनी 14, 14 माइनस में 2 करोगे 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये डिफरेंट हो गया, अगर आप 9 इंटू में 2 करोगे तो 9 दूनी 18, माइनस में 3 हो रहा है और माइनस में 3 हो रहा है, बाकी सब में माइनस 2 2 हो रहा है, इसमें -3 हो रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया अभी कोडिंग डिकोडिंग का, समझिएगा। जिस प्रकार राम का रिलेशन Q14 के साथ है, तो राम का रिलेशन Q14 के साथ कैसे है समझिए। यहाँ पे आर, आर का पिछला क्या हो जाएगा, Q। पहले अल्फाबेट का पिछला अल्फाबेट लिया जा रहा है और बाकी इन अल्फाबेट के नंबर को जोड़ दिया जा रहा है। इन अल्फाबेट के नंबर को क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। 13 और 1 क्या हो जाएगा, 14। तो बताइए जिस प्रकार देखो, पहला अल्फाबेट का पिछला अल्फाबेट देख लीजिए, बी आ गया, आर का क्यू आया था और सी का बी आ गया। अब 1 और 18 जोड़ोगे तो बताइए 19 बन जाएगा। इसी प्रकार से बताइए मार्क कैसे लिखा जाएगा, तो मार्क का बताइए एम का पिछला क्या हो जाएगा, एल। इनको जोड़ दीजिए, 1 18 और 11। तो कह सकता हूँ क्या, 18 19, 19 और 11 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एल 30 किसके अंदर है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अभी चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सीरीज का क्वेश्चन आ गया, और ये जो सीरीज आपके सामने आपको दिखाई दे रही है, इस सीरीज को अल्टरनेट सीरीज कहते हैं। अल्टरनेट कैसे, कि इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, और वैसे वैसे ही इसका इसके साथ होगा। अल्टरनेट सीरीज चल रही है, आपको अच्छे से दिमाग लगाने वाली सीरीज है ये। आप पता लगाएंगे, पहले इसका पता लगाएंगे, फिर इसका पता लगाएंगे, फिर इसका पता लगाएंगे, टाइम खर्च हो जाएगा। टाइम खर्च नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, एक छोड़ो अगले पे जाओ, एक छोड़ो अगले पे जाओ, एक छोड़ो अगले पे जाओ, ये काम करना है। तो 454 में से 426 घटाओगे, कितने का डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस है, ठीक है। 426 में से 398 घटाओ, घटाओ, 28 का डिफरेंस है। और यहाँ पे भी देख लीजिए, 398 में से 317 घटाओ, 28 का डिफरेंस है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी कितना आएगा, 28 का डिफरेंस आ जाएगा। तो बताइए 370 में से 30 माइनस करोगे 340, 2 जोड़ दो 342, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 342 आ जाएगा। आगे बात समझ में। इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको देखना है, प्रैक्टिस के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपका दिमाग स्टार्ट हो जाएगा चलना, और आप इन चीज़ों को जज करना स्टार्ट कर देंगे। आपको पता लगने लग जाएगा कि ऐसी सीरीज को कैसे हैंडल करना है और इन सीरीजों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अगला आपके सामने मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ गया। अभी देखो, सारे नंबर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जब नंबर सारे एक जैसे दिखाई दे ना, तो डायरेक्ट इनका डिफरेंस देख लीजिए। और डिफरेंस कैसे, कि आप सिर्फ इसका डिफरेंस देख लीजिए तो भी काम हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो कैसे, 187 में से 178 गए, 9 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 9 का। 164 में से 155 गए, 9 का डिफरेंस है, देख लीजिए 9 का डिफरेंस है। उसी प्रकार से बताइए 141 में से 9 जाएंगे तो बताइए कितना आ जाएगा आपका, 132 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। आगे बात समझ में। चलो भी अगले के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बीच में क्लास में, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए फटाफट।
चलो सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया, श्लोक्स का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, देख लीजिए। चलो श्लोक्स नहीं है, सॉरी, अजम्पशन का क्वेश्चन है, देखो इसको समझो अच्छे से आप। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि कथन है राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग है, ए सबसे चौड़ा मार्ग है। ये कहना चाह रहा है राष्ट्रीय मार्गों में से ए है वो सबसे चौड़ा मार्ग है। ठीक है, और कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं भी, इस मार्ग को इस्तेमाल करते हैं जब लोग कोई खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं। जैसे लोग है वो खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तो उनका मन करने लग जाता है तेज भगाने का, तेज गति से वाहन चलाने का मन करेगा, जिससे दुर्घटनाओं के ज्यादा से ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि एक मार्ग है, वो ए मार्ग है, वो काफी चौड़ा है, और काफी चौड़े के साथ साथ इसने क्या बोला, वो मार्ग काफी ज्यादा खुला भी है, खाली भी पड़ा है, चौड़ा भी है। तो खाली चौड़ा होने की वजह से लोग ज्यादा स्पीड से चलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये आपका एक स्टेटमेंट है। तो अनुमान क्या है, सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती है। तो याद रखना, मैंने जिन बच्चों को टॉपिक पढ़ाया है उनको साफ साफ बोला है कि कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे सभी हो गया, केवल हो गया, एकमात्र रास्ता हो गया, सर्वश्रेष्ठ रास्ता हो गया, सर्वश्रेष्ठ के साथ उच्चतम हो गया। ये कुछ कीवर्ड अगर किसी अजम्पशन में आते हैं तो वो अजम्पशन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ऑल की वजह से ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति की वजह से नहीं होती। इसने बोला खाली होने की वजह से, चौड़ी होने की वजह से लोग ज्यादा स्पीड से चलाते हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं। इसने सभी का नाम ले लिया तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तेज गति से दुर्घटनाएं का खतरा बढ़ जाता है, तो यही तो कहना चाह रहा है, अगर आप तेज चलाओगे तो दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया ब्लड रिलेशन का। मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है। मनीषा की बहन, तो चलो भी मनीषा की बहन बनाते हैं। ये लीजिए मनीषा, और मनीषा की बहन कौन है भी, साक्षी है। ये आगे साक्षी। ठीक है, वो किसकी वाइफ है, शुभम की वाइफ है। ये लीजिए शुभम की वाइफ है। किसकी वाइफ है, शुभम की, शुभम की वाइफ है। ठीक है, आगे इसने क्या बोला, शुभम दर्शन का भाई है। शुभम बताइए किसका भाई है। अब शुभम दर्शन का भाई है तो चलो भाई मैं लिख देता हूँ, ये लीजिए शुभम है वो दर्शन का भाई है, दर्शन का भाई है। आगे क्या बोला, मनीषा के बेटे आकाश की बहन रेखा है। मनीषा का बेटा कौन है, आकाश है। मनीषा का बेटा आकाश। ठीक है, और इसकी एक बहन है, उस बहन का नाम क्या है, उस बहन का नाम है रेखा। उस बहन का नाम क्या है, रेखा है। ठीक है, तो मतलब मनीषा की दूसरी बेटी का नाम, दूसरी एक तो बेटा है आकाश, और बेटी का नाम क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला जो दर्शन की बेटी है, तो अच्छा ये दर्शन की बेटी है, दर्शन की बेटी है मतलब मनीषा इसकी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा दर्शन, ये आ गया दर्शन। दर्शन वैसे शुभम का भाई भी है और दर्शन मनीषा का हस्बैंड भी है। ठीक है, साक्षी इसकी वाइफ हो गई, मनीषा इसकी वाइफ हो गई, और इन दोनों के बच्चे ये हैं रेखा और आकाश। आगे क्या बोला, रेखा के पिता दर्शन, रेखा के पिता कौन, दर्शन। दर्शन की माँ का नाम सलोनी है। तो बताओ दर्शन की माँ का नाम क्या है, सलोनी। तो ये लीजिए सलोनी आ गया, सलोनी इनकी माँ का नाम। तो सलोनी अगर दर्शन की माँ का नाम है तो शुभम की माँ का नाम भी क्या हो जाएगा, सलोनी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है, तो बताइए सलोनी है वो साक्षी की क्या लगती है। तो बताइए साक्षी किसकी वाइफ है, शुभम की वाइफ, और शुभम की माँ का नाम सलोनी। तो सलोनी इसकी सास हो जाएगी और साक्षी इसकी बहू हो जाएगी। तो सलोनी के बारे में पूछा है तो सलोनी क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी, मदर इन लॉ हो जाएगी साक्षी की। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया है, समझिएगा। ठीक है, उद्यमी का वेन डायग्राम ये रहा, उद्यमी का वेन डायग्राम ये रहा। उसके बाद महिलाओं का वेन डायग्राम आपके सामने ये रहा, और भारतीयों का वेन डायग्राम आपके सामने ये रहा। पूछा क्या इसने, पूछा है कितनी महिला उद्यमी, कितनी महिला उद्यमी। तो महिला भी होनी चाहिए, उद्यमी भी होनी चाहिए। तो ये तो लीजिए महिला और ये लीजिए उद्यमी। ठीक है, कितनी महिला उद्यमी क्या नहीं है, भारतीय नहीं है। अब भारतीय नहीं होनी चाहिए, भारतीय नहीं होनी चाहिए तो इसको काट दो, काट ही दो इसको, पूरा हटा ही दो। तो बताइए उद्यमी भी होनी चाहिए, महिला भी होनी चाहिए, पर भारतीय नहीं होनी चाहिए। उनकी संख्या क्या होगी, तो उनकी संख्या 18 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 18। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर PQRSTU लिखे गए हैं। ठीक है,
6 अल्फाबेट हैं आपके सामने लिखे गए हैं। दिए गए चित्र में इस प्रकार पासे की दो स्थिति आपके सामने है, दो स्थिति आपके आंखों के सामने है। दिए गए विकल्प में आर का अपोजिट क्या होगा, तो आर का अपोजिट देखना है। तो मैंने हमेशा आपको ये बताया है, हमेशा ही, कि जब जिस अल्फाबेट का नाम लिया जाए, जिस अल्फाबेट का नाम लिया जाए और वो दोनों के अंदर हो, तो उसका अपोजिट वो होगा जो डिफरेंट होगा। क्यों? पी तो देखो पास में है, तो पी तो होगा नहीं, टी टी भी नहीं होगा, क्यू क्यू भी नहीं होगा, यू यू भी नहीं होगा। तो कह सकता हूं क्या, जो दोनों साइड होता है उसका विपरीत वो होता है जो आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, ऑप्शन में दिखाई देगा। तो ऑप्शन में आपको एस दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ नहीं है, तो आर का विपरीत एस हो जाएगा। ठीक है। और जो पास में होते हैं ना, जो पास में होते हैं वो कभी भी आपके अपोजिट नहीं हो सकते। तो मैं कह सकता हूं क्या, इन चारों को काटने के बाद एस बचेगा, और अगर एस बचेगा तो आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, इनको काटने के बाद। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक और चलो डाइस का क्वेश्चन आ गया। एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर ए टी एम पी एस और आर अंकित किए गए हैं। आकृति में इस प्रकार पासे की दो स्थितियां आपके सामने हैं। आर वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा, आर वाले के, बताओ। आर आपको कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना, तो जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर है। हमेशा याद रखना, जिसका नाम ले ले वो दिखाई नहीं दे, तो उसका विपरीत वो होगा जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। जिसका नाम ले ले और वो दोनों में दिखाई दे, तो उसका विपरीत वो होगा जो आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। तो देखो आर कहीं नहीं दिख रहा ना, तो आर का विपरीत एम हो गया। एम आपको दिखाई दे रहा है, तो एम का विपरीत आर हो जाएगा, बस। तो आर का पूछा, एम एम दोनों में है, एम हो जाएगा। एम के पास कौन है, टी और ए कट हो जाएगा, तो देखो टी भी कट हो गया, ए भी कट हो गया। एम के पास एस भी कट हो गया, पी भी कट हो गया। तो बताओ एम का विपरीत कौन है, आर है, और आर का विपरीत कौन है, एम हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सिलोलिज्म, सिलोक्स का क्वेश्चन आ गया। कुछ पिज्जा बर्गर हैं, कुछ पिज्जा ये सॉसेज है। तो चलो भी, कुछ पिज्जा बर्गर है, तो कह सकता हूं कि ये लीजिए पिज्जा, कुछ पिज्जा क्या है, बर्गर है, ये लीजिए बर्गर, डन है। और आगे बोला कुछ पिज्जा है वो सॉसेज हैं, तो ये लीजिए कुछ पिज्जा है वो सॉसेज हैं, ठीक है, ये लीजिए। अब पूछा क्या इसने, बात करते हैं। सबसे पहले बोला कम से कम कुछ सॉसेज बर्गर हैं। बताओ कुछ सॉसेज है बर्गर है क्या, सॉसेज अलग है बर्गर अलग है, तो ये तो गलत हो जाएगा, सॉसेज बर्गर नहीं है। और कम से कम का कोई रोल नहीं है, हटा दीजिए आप, आपको मैंने बताया है जब भी कम से कम दिखाई दे आप इस चीज को समझ जाइए, उसका कोई रोल नहीं होता है, वो भी अपने आप में डेफिनेट ही होता है। क्या होता है, डेफिनेट। तो कुछ सॉसेज बर्गर है, अलग अलग है, गलत हो जाएगा। कुछ सॉसेज पिज्जा है, कुछ सॉसेज पिज्जा है, तो बिल्कुल सही है। कुछ पिज्जा सॉसेज हैं, कुछ सॉसेज पिज्जा है, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, स्टेटमेंट का रिवर्स, कुछ पिज्जा सॉसेज है, कुछ सॉसेज पिज्जा है, रिवर्स होने पे सही होता है। तो इसमें सेकंड वाला आपका राइट हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला हो जाएगा। अगला इंग्लिश वाली इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ये लीजिए हिंदी वाली इंफॉर्मेशन। सेट करना है 4 पुरुष P1 P2 P3 P4 एक पंक्ति में उत्तर की ओर फेस करके बैठे हैं। तो चलो अभी 4 फुट्स है, 1 2 3 4, इन सभी का फेस उत्तर की ओर है, P1 P2 P3 P4 उत्तर की ओर फेस है। बाकी तो 4 है, 1 2 3 4, इनका फेस नीचे की ओर है, जिनका नाम है A1 A2 A3 A4 नाम दे रखा है, ठीक है, इनका फेस नीचे की ओर है। इन पुरुषों के मुख्य की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, आवश्यक नहीं है कर्म हो। सबसे पहले बोला P1 और P4 है ना, छोर पर बैठे हैं, P1 P4 छोर पर बैठे हैं। तो एक बात याद रखिए, अगर P4 यहाँ है तो P1 यहाँ जाएगा, ठीक है, और कल को P1 वहां होगा तो P4 यहाँ जाएगा, ये छोर पर बैठे हैं। आगे चलो, आगे इसने साफ साफ क्या दे रखा है, साफ साफ इंफॉर्मेशन। साफ साफ इंफॉर्मेशन देखो, ये वाली पढ़ना। P4 A1 के सामने बैठा है, P4 बताओ किसके सामने बैठा है, A1 के सामने बैठा है, ठीक है। आगे ये वाली इंफॉर्मेशन पढ़ो, A1 और A4 छोर पर बैठी हैं, A1 और A4 छोर पर बैठी हैं। आगे बात समझ में। आगे बताइए अगला क्या है, अगला है A3 P2 के सामने बैठा है, A3। चलो भाई, और कोई इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन पढ़ो कि A4 A3 के बाईं और दूसरे स्थान पे है, A4
A3 के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? A2 आ जाएगा। अब ये वाली लाइन देखो, A3 P2 के सामने बैठा है, A3 P2 के सामने बैठा है, ये लीजिए A3 P2 के सामने बैठा है, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? 1 आ गया, 2, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये बन गया। पूछा क्या आपसे? देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो कौन सा कथन सही होगा? सबसे पहले बोला A4 P1 के सामने बैठी है, A4 P1 के सामने, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला है P4 उस पुरुष के बाईं ओर, P4 उस पुरुष के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है जो A2 के सामने बैठा है। A2 के सामने कौन बैठा है? P3, और P4 उसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये वाला भी राइट हो जाएगा। तो इसमें दोनों के दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है। अगला है जेनेव शुरू में एक विशेष निर्देश के सामने खड़ी है, मतलब एक निर्देश करके, एक फेस करके बैठी है जेनेव। ठीक है। आगे क्या बोला जेनेव के बारे में? सबसे पहले वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। मैंने आपको साफ साफ बता रखा है, साफ साफ क्या बता रखा है? जब भी आपके एग्जाम में एंगल वाले क्वेश्चन आए, डायरेक्शन में एंगल वाले क्वेश्चन आए, तो हमेशा याद रखना, एक साइड तो लिख लेना बायां, एक साइड तो क्या लिख लेना बायां, और एक साइड क्या लिख लेना दायां। ये काम कर देना, बस इतना सा काम करना है। ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो मतलब कौन सी डायरेक्शन में फेस करके खड़ी है, डायरेक्शन का मुझे नहीं पता कहाँ खड़ी है, पर बोला सबसे पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है राइट, 90 डिग्री राइट घूमती है दक्षिणावर्त। उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब होता है लेफ्ट। ठीक है। उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त घूमती है, वामावर्त का मतलब लेफ्ट होता है, 135 लेफ्ट हो गई। अंत में वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। ठीक है। अब कह सकता हूं क्या 180 से 180 कट गया, 135 में से 90 गए, तो मैं कह सकता हूं क्या तुम्हारा बायां बचेगा, और लेफ्ट का कितना बचेगा? लेफ्ट का बचेगा 45। 135 में से 90 जाएंगे ना, माइनस करोगे, तो लेफ्ट का 45 बचा है। ठीक है। अब बताइए उसने आगे क्या बोला? अब उसका मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है। अब बताइए मुंह उसका उत्तर पूर्व में है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। तो बताइए जेनेव का मुख पहले कौन सी दिशा में था? पहले कौन सी दिशा में था? तो जब भी पहले पूछे ना, तो हमेशा याद रखना, जितना भी तुम्हारा बचेगा उसका उल्टा घुमा दो। जब भी पहले पूछे, बचा क्या तुम्हारा? लेफ्ट का 45, पहले पूछने पे लेफ्ट का राइट कर दो, तो तुम्हें अब लेफ्ट नहीं घुमाना, तुम्हें अब राइट 45 घुमाना है, राइट 45। ठीक है। तो अगर राइट 45 घुमाओगे, तो ये लीजिए राइट 45, इसका फेस पहले कहाँ था? ईस्ट में था, ये 45 डिग्री है। आगे बात समझ में? जब भी आपसे इनिशियल डायरेक्शन पूछे ना, शुरू की डायरेक्शन है, तो जो भी तुम्हारा बचे उसका उल्टा घुमा दो, बस काट कूट के। डन है। तो इसमें आ जाएगा ईस्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वे विदेही ने एक परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। ठीक है। उसके बाद में काव्यांजलि ने उसी परीक्षा में 78% अंक प्राप्त किए। उसने 92% प्राप्त किए, इसने 78% अंक प्राप्त किए एक ही पेपर में। यदि विदेही और काव्यांजलि द्वारा प्राप्त अंकों के बीच का अंतर, मतलब है जितने परसेंटेज जिसने बनाए और जितने परसेंटेज जिसने बनाए, इनके बीच का अंतर कितना है? 105 है। तो बताओ दोनों के बीच का अंतर कितना है? 105। परसेंटेज में बताओ दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो ये आ जाएगा 14 का आ जाएगा। तो कह सकता हूं क्या 14% का अंतर आ रहा है, और नंबर में कितने का अंतर आ रहा है? 105 का अंतर आ रहा है। ठीक है। तो पूछा है बताइए वैदेही द्वारा परीक्षा में प्राप्तांक कितने होंगे? तो वैदेही ने बताओ कितने परसेंट प्राप्त किए? 92। तो कह सकता हूं क्या 105 बट्टे में 14, 1% की वैल्यू आ गई, 1% की। और बताइए वैदेही की पूछिए, तो वैदेही की कितने बने हैं? 92 बने हैं। 7 दूनी 14, इसको 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 15 बार कट जाएगा। इसको काटो, 46 आ जाएगा। 46 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 छक 90, 90 का 0, बच गया 9, 15 15 60, 60 और 9 कितने हो जाएंगे? 59 हो जाएंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। आगे बात समझ में? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण चिन्हों को प्लस और इंटू को आपस में बदलना है? प्लस और इंटू को आपस में बदल दो, और 4 और 5 को आपस में बदलना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये पूछना चाह रहा है।
तो चलो अभी बदलते हैं, फटाफट चेक करना पड़ेगा। प्लस की जगह इंटू आ जाएगा, इंटू की जगह प्लस आ जाएगा। बोला 4 और 5 को आपस में बदलो, तो 5 की जगह तो आ जाएगा 4, 5 की जगह तो क्या आ जाएगा 4, और 4 की जगह क्या आ जाएगा 5। फिर देखना कि बराबर में कौन सा सही होगा। तो 20 इंटू में 4 करोगे तो कितना आएगा 80, प्लस में 5 करोगे तो बताइए कितना आ जाएगा आपका, टोटल 85 आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन एकदम सही है, पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। ये लीजिए, ये आ गया एक तरीके से अल्फाबेट ओडिंग सेट आ गया। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो सबसे पहले बताओ कहाँ तक कॉमन है। एम आई, यहाँ पे डबल एल, यहाँ पे डबल एल। तो बताओ एल से बड़े कौन होते हैं, एम होता है, एम होता है, एन होता है। एल से बड़े होते हैं तो सबसे पहले तो ये दोनों आएंगे, ठीक है। तो जहां तक कॉमन है वहां तक तो काट ही दो, एम आई एम आई एम आई तो कट ही जाएगा। एल है इन दोनों से छोटा है तो एल आ जाएगा। तो बताओ यहाँ तक कट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर आई है, नीचे एस है, तो सबसे पहले 2 नंबर का नंबर आएगा। उसके बाद किसका नंबर आएगा 4 का। 2 4 बताइए किस में है, सेट करना है। 2 4 ये भी गलत, ये भी गलत। अब बताओ इन दोनों में पहले कौन आएगा। इन दोनों में पहले एम आई सी, एम आई सी, यहाँ तक कॉमन है तो ये खत्म हो गया। उसके बाद 1 का नंबर आएगा, और 1 का नंबर आएगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 वाला हो जाएगा। उसके बाद 5 का नंबर आएगा और लास्ट में 3 का आ जाएगा, एन की वजह से लास्ट में 3 का आ जाएगा, ठीक है। अगला 15 जनवरी 2019 को मंगलवार है, तो 15 जनवरी 2020 को कौन सा वार होगा। तो समझो आप 15 जनवरी 2019 को मंगलवार दे दिया। कौन सा वाला वार दे दिया बच्चों, मंगलवार दे दिया। और पूछा है तुमसे बताइए 19 जनवरी 2020 को कौन सा वाला वार होगा। तो कैलेंडर में आपको पता है हर साल एक दिन बढ़ता है, सेम डेट को, सेम डेट को हर साल एक दिन बढ़ता है। तो अगर एक दिन बढ़ाओगे आप, एक दिन बढ़ाओगे तो मंगलवार का क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बुधवार आ जाएगा। आ गया बुधवार, डन है। तो कह सकता हूँ क्या, एक दिन बढ़ेंगे तो 2020 को हो जाएगा तुम्हारा बुधवार 15 जनवरी को। और 19 जनवरी को जाना है, तो 19 जनवरी को जाना है, कितने दिन और जोड़ने हैं, 4 दिन और जोड़ने हैं। तो 4 दिन जोड़ने के बाद, क्वेश्चन सही तो किया नहीं, अच्छा अच्छा 19 को नहीं है बच्चे, सॉरी सॉरी 29 को है, सॉरी। और 29 को है तो यहाँ पे 29 कर दो, सॉरी, ठीक है। अब बताइए 15 जनवरी से 29 जनवरी को जाएंगे तो बताओ कितने दिन आगे जा रहे हो, 14 दिन आगे जा रहे हो। 14 में अगर 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, बच गया जो जीरो। और जीरो बचने का मतलब क्या होता है बच्चे, सेम डे होता है, ठीक है। 14 दिन आगे जा रहे हो, 7 दूनी 14, 2 बार गया, जितना भी बचेगा वो ऐड करना है। जीरो बचने का मतलब है सेम डे हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बुधवार। चल अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, देखो जिस प्रकार आपको ए यहाँ पे बड़ा दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट में क्या हो गया, छोटा हो गया। 8 बड़ा दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट में देखो छोटा हो गया। एल बड़ा दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट में देखो छोटा हो गया। इस बार 9 बड़ा दिखाई दे रहा है, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब छोटा किस किस के अंदर है, तो देखो छोटा एक तो यहाँ है, ये गलत हो जाएगा। छोटा एक यहाँ, एक ये गलत हो जाएगा। अब आप नोटिस करो कोई भी बड़ा अल्फाबेट या नंबर रिवाइज नहीं हो रहा, रिवाइज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे एल देखो रिवाइज हो गया। एल अगर रिवाइज हो गया तो ये भी गलत है। एच देखो नया है, एच अगर नया है तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला ये वाला जो क्वेश्चन आता है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही शानदार मेथड है मेरे पास, मजा आ जाएगा आपको। जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए ना आपके एग्जाम में, तो हमेशा ध्यान में रखना, ना तो इसको चेक करना है, ना एक बार इसको चेक करना है, आप तो केवल बस इन दोनों को चेक कर लो। जो गतिविधि इन दोनों के अंदर हो रही है वही गतिविधि इन दोनों के अंदर होगी, बस इतना सा काम कर दो बस मेरा आप। अब इन दोनों में देखो क्या गतिविधि हो रही है, तो देखो तीर का निशान क्या था, पूर्व दिशा में था, इसको 90 डिग्री घुमाया घड़ी की दिशा में, और देखो साउथ में हो गया, दक्षिण दिशा में हो गया। अब आगे इसको देख लो, इसका मुंह कहाँ है, उत्तर की ओर है, इसको 90 डिग्री घुमाया, देखो पूर्व की ओर हो गया, डन है। इसका देखो, इसका मान लीजिए मुंह है वो दक्षिण की ओर है, इसको 90 डिग्री घुमाया, देखो मुंह इस साइड हो गया। टी देखो, टी का फेस इस साइड है, इसको 90 डिग्री घुमाया, ऊपर की ओर हो गया। तो कुल मिला के 90 डिग्री घूम रहे हैं क्लॉकवाइज। इसमें पता चल गया, अब इसमें कर दो। टी को देख लो, टी का मुंह कहाँ मान लो, उत्तर की ओर है, कहाँ है, उत्तर की ओर, ठीक है, ये लीजिए उत्तर की ओर है। तो आप इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो इसमें टी इस प्रकार से आएगा। ऐसा बताइए कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है, गलत है, इसमें नहीं है, गलत है, इसमें है, इसमें नहीं है, गलत है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। बस इतना ही देखना है, बाकी नहीं देखना है,
पूरा चेक करके नहीं देखना। मेरी बात समझ में आ गई? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें टोटल ट्रायंगल बताने हैं, त्रिभुज कितने हैं। तो चलो त्रिभुज काउंट करते हैं। सबसे पहला त्रिभुज तो आपके सामने ये रहा, 1 दिखाई दे रहा है। दूसरा त्रिभुज आपके सामने ये रहा, 2 दिखाई दे रहा है। 2 के बाद ये बन गया आपका 3, 3 के बाद आपका ये बन गया 4, 4 के बाद एक ये बन गया आपका 5, 5 के बाद एक आपका ये बन गया 6, 6 के बाद एक ये पूरा का पूरा बन गया 7, हो गया 7, 7 के बाद एक आपका ये बन जाएगा 8, 8 के बाद एक आपका ये बन जाएगा 9, 9 के बाद एक आपका ये बन जाएगा 10, 10 बन जाएगा। 10 के बाद एक ही पूरा का पूरा इसको मिला दो, 10 के बाद ये पूरा का पूरा 11। इसमें टोटल कितने हैं? 11 त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको भी देखिए सेकंडों में निकालते हैं। पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले पेपर को ऐसे फोल्ड किया गया, फिर पेपर को नीचे की ओर फोल्ड किया गया। अब उसके बाद पेपर की कटिंग ये कर दी गई। अब ये कटिंग कर दी गई ना, तो आपको पता है जब पेपर को आप ऊपर खोलते हो तो वाटर इमेज बनती है, ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। और इस साइड खुलता है तो मिरर इमेज होती है, एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये पलटेगा तो एक दूसरे के सामने मुंह होगा, तो पता है कैसे होगा? ये इस प्रकार से होगा, तीर का निशान ये होगा और ये ऐसे बनेगा इस प्रकार से। इसमें नीचे है, इसमें ऊपर हो जाएगा। बताइए ऐसा किस किस के अंदर है? तो ऐसा चलो इसमें है, लेकिन ये देखो सेम साइड हो गई, इनकी साइड है, इनकी जो साइड है ना ये भी चेंज होगी। इसमें त्रिभुज ऐसे बनेगा इस प्रकार से, और तीर का निशान रहेगा तुम्हारा ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सेम साइड देखो इसके अंदर भी है, तो देखो गलत हो गया, सेम साइड है। इसमें और इसमें सेम साइड नहीं है, पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा। ये तो प्रॉपर तरीके से बना हुआ है, और यहाँ देखो ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा देखो ऊपर ये, चलो और ये देखो टेढ़ा मेढ़ा आ गया। इसका फेस ऊपर है, इसका फेस इस साइड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन प्रॉपर हो जाएगा। आगे बात समझ में? बताइए उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो आकृति में शामिल हो। आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस में से ये वाली किसके अंदर शामिल है, ये बताना है। तो ये वाली शेप बताइए किसके अंदर है, तो चलो बनाते हैं। तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये रहा, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, बन तो गया। उसके बाद देखो बीच में से लाइन है, तो यहाँ पे देखो लाइन नहीं है, तो ये गलत है। उसके बाद इसमें अगर बात करें तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, बीच में से लाइन है, बिल्कुल बीच में से लाइन है, ये रहा। उसके बाद ऊपर की तरफ लाइन है, बिल्कुल ऊपर की तरफ लाइन है। तो यार ये तो दिखाई दे रहा है इसके अंदर बन रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ लाइन नहीं है, इसमें अगर यहाँ लाइन है तो ये नहीं बन रहा, तो देखो ये गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। 98 नंबर क्वेश्चन। आपको बताना है कि दी गई शेप के अंदर यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी शेप को रखा जाएगा, कौन सी शेप को। तो आपको दिखाई दे रहा है केवल एक ही लाइन दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल इस साइड भी एक ही लाइन होगी, और एक ही लाइन होगी तो ये डबल वाली तो कट कर दो, डबल वाली तो कट कर देते हैं। अब इन दोनों में से एक काम करेगी, अगर ये लाइन इस प्रकार से खींची गई है तो यहाँ पे भी लाइन इस प्रकार से खींची जाएगी, और ये इस प्रकार से आ जाएगा, ये लीजिए और उसके बाद में ये लीजिए, ऐसे बन जाएगा। आगे बात समझ में? ये वाली कंडीशन किसके अंदर है? तो ए वाला भी कट हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7 मित्र, 7 मित्र आपके सामने हैं। एम एन ओ पी क्यू आर और एस का कद अलग अलग दिया गया है, सबकी लंबाई अलग अलग है। वे अपनी लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में सेट करना है। आरोही क्रम का मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, सबसे लंबा व्यक्ति दाईं तरफ आएगा। एक काम कर लेते हैं, सबसे लंबा व्यक्ति ऊपर की ओर कर लेंगे, लंबा लंबा व्यक्ति आगे आगे होगा, और जिनकी हाइट कम होगी वो नीचे नीचे सेट होते जाएंगे, ऐसे मान लेते हैं। दाएं बाएं को छोड़ो, आप दाएं बाएं को छोड़ो। तो चलो सबसे लंबा व्यक्ति दाईं ओर खड़ा होगा, सबसे छोटा व्यक्ति बाईं ओर खड़ा होगा। ठीक है, चलो भी अब एक काम करते हैं, ऐसे बना लेते हैं। सबसे लंबा व्यक्ति यहाँ जाएगा 1 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7। ये दायां बायां छोड़ो, आप तो ऐसे सेट कर लो। ठीक है, अब आगे क्या बोला? केवल 3 मित्र ओ से लंबे हैं। अब ओ से लंबे केवल 3 बंदे होंगे, तो मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा? ओ आ जाएगा। ओ से लंबे 3 मित्र हैं। ठीक है, आगे बोला आर का कद केवल क्यू से छोटा है। केवल क्यू से मतलब किसी और से छोटा नहीं है। तो अगर आर का कद केवल क्यू से छोटा होगा तो आर यहाँ पे आ जाएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। आर का कद केवल क्यू से छोटा है, बाकियों से छोटा नहीं है। आगे क्या बोला? एन है वो पी और एम से दोनों से लंबा है। एन बताओ, P
P से भी लंबा है और M से भी लंबा है। इन दोनों में लंबा छोटा कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन N है इन दोनों से लंबा रहेगा। चलो छोड़ो इसको, लेकिन S से कद में छोटा है, लेकिन S से छोटा है। इन दोनों से तो लंबा और इससे छोटा, इससे छोटा होगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मतलब S यहाँ पे आएगा, डन है, और N यहाँ पे आएगा, डन है, और P और M आपस में अपनी जगह डिसाइड कर लेंगे यहाँ पे कि इन दोनों में से यहाँ कौन आएगा, ये अपनी जगह डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो N से ऊपर कौन है, S, N से ऊपर देखो S आ गया, सबके सब लोग सेट हो गए, ये अपनी जगह डिसाइड कर लेंगे। तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है आपका, S हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आ गया इनक्विलिटी का क्वेश्चन, असमानता का क्वेश्चन। आपको बताना है इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा, असमानता का क्वेश्चन। बताइए, जब भी पेपर में क्वेश्चन आए केवल इसको चेक करो। बताइए M की तरफ मुंह खुला हुआ है क्या, P का M की तरफ मुंह खुला हुआ है क्या, ये चेक कर लो, बाकी और कुछ नहीं चेक करना। P ये रहा, M ये रहा, तो यहाँ पे नोटिस करो P की तरफ मुंह खुला हुआ है, और इसमें देखो M की तरफ मुंह खुला हुआ है। यहाँ तो देखो P की तरफ खुला हुआ है, यहाँ पे M की तरफ खुला हुआ है, तो ये गलत है। इसमें देखो Q की तरफ मुंह खुला हुआ है क्या, T का, Q की तरफ, Q ये रहा, T ये रहा, बताओ Q की तरफ मुंह खुला हुआ है क्या, तो देखो बीच में विरोधाभास आ गए, इनको विरोधाभास बोलते हैं। जब बीच में ऐसे सिंबल आ जाए, ऐसे सिंबल आ जाए, काटा मार देना, बस बात इतनी सी है। तो Q ये रहा, T ये रहा, बीच में अगर आमने सामने मुंह दिख जाए, काटा मार देना है, सारे गलत हो जाएंगे। तो इसमें ना तो पहला सही होगा ना दूसरा सही होगा, दोनों गलत होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मेहनत करें, अपना ध्यान रखें, माता पिता का ख्याल रखें, और बिल्कुल सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। रीजनिंग का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेशन जो होगा, जैसे जीके, मैथ और इंग्लिश प्रॉपर आपकी चल रही है, पूरा पेपर आपको सोल्व करवाया जा रहा है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक अपने जो टेस्ट सीरीज हर संडे को होती है इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले टेस्ट में। अपना ध्यान रखें, माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।